नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 23 से लेकर 30 जून 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, किस कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनोखी किस्म काला अमरूद विकसित किया है? साइंटिस्ट्स ऑफ विच एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैव डेवलप्ड अ यूनिक वैरायटी ऑफ गुआवा कॉल्ड ब्लैक गुआवा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, सबौर, भागलपुर। इसमें 2 साल पहले अमरूद का पौधा लगाया गया था। इसमें अब फलन शुरू हो गया है। एक एक पौधे में 4 से 5 किलो का फलन हुआ है। इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, खनिज और विटामिन पाया जाता है। अमरूद की यह अनूठी किस्म अपने एंटी एजिंग गुणों और समृद्ध पोषण मूल्य के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत के 100 स्मार्ट शहरों में से किस शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है? विच सिटी हैज़ बीन कन्फर्ड विद India Smart City Awards 2020 among 100 smart cities of India? The right answer is option number E, एक से अधिक, more than one, क्योंकि इसमें पुरस्कार मिला है सूरत को भी और इंदौर को भी। सूरत और इंदौर दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज मिशन के 6 साल पूरे होने पर यह पुरस्कार प्रदान किया। 2019 में सूरत अकेला पहले नंबर पर था। इंडिया स्मार्ट सिटीज प्रतियोगिता 2020 के तहत उत्तर प्रदेश को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार चंडीगढ़ को मिला है। किस देश द्वारा बच्चों के सेहत को ध्यान में रखते हुए सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक टीवी आदि पर जंक फूड के विज्ञापन प्रसारित करने पर रोक लगाने का फैसला किया गया है? विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू बैन airing of junk food advertisements on TV etc. from 5:30 AM to 9 PM, keeping in mind the health of children? The right answer is option number A, ब्रिटेन। जंक फूड विज्ञापनों से जुड़े ये नियम अगले साल से यानी 2022 से लागू होंगे। नए नियम टीवी मांग आधारित कार्यक्रमों तथा ऑनलाइन माध्यम पर भी लागू रहेगी। यह बच्चे में मोटापा का मुकाबला करने के व्यापक अभियान का हिस्सा है। भारत के वर्तमान महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? हु इज़ द करेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये हैं के वेणुगोपाल। केरल के रहने वाले वेणुगोपाल को 1 जुलाई 2017 को भारत का अटॉर्नी जनरल बनाया गया था। उन्होंने भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में 3 साल के लिए शपथ ली थी। तो अभी न्यूज़ में क्यों है? इनका कार्यकाल एक बार फिर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और यह इनका सेकेंड एक्सटेंशन है। 2020 में भी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। अब ये अपने पद पर 30 जून 2022 तक रहेंगे। पेरिस में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप टूर्नामेंट में 3 स्वर्ण पदक जीतकर किस भारतीय महिला तीरंदाज ने विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? विच इंडियन फीमेल आर्चर हैज टॉप द वर्ल्ड रैंकिंग्स बाय विनिंग 3 गोल्ड मेडल्स इन द आर्चरी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट बीइंग हेल्ड इन पेरिस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनका नाम है दीपिका कुमारी। दीपिका ने पहले अंकिता भगत और कोमालिका बारी के साथ मिलकर महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में मेक्सिको को आसानी से हराकर स्वर्ण पदक जीता। फिर इन्होंने अपने पति अतानु दास के साथ नीदरलैंड के सेफ वन डैन और गैब्रिएला की जोड़ी को 5-3 के अंतर से हराते हुए मिश्रित स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद इन्होंने 17वीं रैंक प्राप्त एलिना ओसिपोवा को 6-0 से हराकर रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो इस प्रकार इन्होंने 3 गोल्ड मेडल इस टूर्नामेंट में जीता। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी 2021 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जरूरी साल भर के करंट अफेयर्स को यानी नवंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को आप मात्र 15 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स पीडीएफ से। और ये काफ़ी ऑथेंटिक है। देखिए कैसे। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप सभी जान रहे हैं, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एमसीक्यू जारी होता है। इसमें कुल 50 पीडीएफ मिलेगा।
12 महीने का 48 PDF, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। तो हर एक PDF में आपको लगभग 6 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज पूरे साल भर के रिवाइज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में जारी होता है, PDF केवल, ये इसका वीडियो जारी नहीं होता है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्सन का। इसमें आपको 12 महीने का 12 PDF मिलेगा। एक PDF में आपको 25 मिनट का समय लगेगा, यानी कुल समय लग गया इसमें भी 5 घंटे। उसी प्रकार से बिहार करंट अफेयर्स आपको मंथली PDF मिलेगा, 14 PDF मिलेगा, 12 महीने का 12 PDF और साथ साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का। तो 22 मिनट लगेगा लगभग एक PDF में। तो इस प्रकार से इसमें भी लगभग 5 घंटे का समय लगेगा, यानी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वीकली वाला इसमें 5 घंटे, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स इसमें भी 5 घंटे, और बिहार मंथली करंट अफेयर्स इसमें भी आपको 5 घंटे का वक्त लगेगा। कितना ऑथेंटिक है ये, इससे आप देख सकते हैं कि 66वीं UPSC प्रीलिम्स में वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न आए हैं। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से 7 प्रश्न आए हैं 66वीं UPSC प्रीलिम्स एग्जाम में, और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न आए हैं। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न हमारे MP अकेडमी के करंट अफेयर्स के PDF से टैली हुए हैं 40 में से, यानी 90% स्ट्राइक रेट रहा है इस बार। दोस्तों ये PDF आपको मिलेगा कैसे? संपूर्ण व्याख्या के साथ करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए आपको मात्र 600 रुपीज़ का एक बार वन टाइम पेमेंट करना है, और आपको सारे PDF वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स और बिहार मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो किस प्रकार से पेमेंट करना है, बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान में रखिएगा प्रियंका में, और IFSC कोड, अकाउंट नंबर दोनों दिया गया है। पेटीएम, फ़ोनपे या UPI से पेमेंट करना चाहें तो नंबर दिया गया है 7366005556। गूगल पे से भी पे कर सकते हैं, सेमी नंबर है, निशा रानी के नाम से अकाउंट रहेगा गूगल पे। आपको करना क्या है, ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर, सेमी नंबर है 7366005556 पे भेज देना है। आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप MP अकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा। यदि आपको टेलीग्राम पे ये नंबर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सअप सेमी नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा, वहीं पर आपको PDF भी मिलना शुरू हो जाएगा। भारत की पहली ऐसी ऊर्जा कंपनी कौन बन गई है जिसने अपने एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को UN हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी HLDE के एक हिस्से के तौर पर घोषित किया है? Which has become the first energy company in India to announce its energy compact goals as a part of UN high level dialogue on energy HLDE? The right answer is option number A, NTPC। NTPC विद्युत मंत्रालय के तहत भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है, जो अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा करने वाले दुनिया के कुछ संगठनों में से एक बन गई है। इस कंपनी ने मिनिस्ट्रियल थीमेटिक फोरम फॉर द HDLE इवेंट में अपने इस लक्ष्यों का खुलासा किया। NTPC ने वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 10.63 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ जीतने के बाद कौन दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई हैं अब तक की? Who has become the second fastest female sprinter after winning the 100 meter race in 10.63 seconds? The right answer is option number D। इनका नाम है शैली एन फ्रेजर प्राइस। 5 जून को किंगस्टन में आयोजित डेस्टिनी ओलंपिक मीट में जैमिका की शैली ने यह मुकाम हासिल किया। इस रिकॉर्ड के साथ इन्हें 33 वर्षों में सबसे तेज दौड़ने के साथ ही इतिहास में चौथा सर्वश्रेष्ठ समय मिला है। फ्रेजर प्राइस ने कर्मेलिटा जेटर के 2009 के 10.64 सेकेंड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और दूसरे नंबर पर चली आई है। हालांकि ये अभी जो नंबर 1 पे ग्रिफिक जॉइनर हैं, जिन्होंने 1998 में 10.49 सेकेंड से सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाया था, उससे पीछे चल रही है। जुलाई अगस्त 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग को किसने स्वर दिया है? Who has given voice to India's official Olympic theme song for the Tokyo Olympics to be held in July to August 2021? The right answer is option number B, मोहित चौहान। तू ठान ले नाम के थीम सॉन्ग को भारतीय संगीतकार और बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान ने रचा भी है, प्रस्तुत भी किया है। लक्ष्य तेरा सामने है नाम के शीर्षक वाले इस गीत को मोहित चौहान ने गाया भी है। इस गीत को लॉन्च किया गया खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा 23 जून को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए एक कार्यक्रम में। कौन सा देश
2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बन गया है। विच कंट्री हैज़ बिकम इंडियाज लार्जेस्ट क्रूड पाम ऑयल एक्सपोर्टर इन 2020-21? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये बन गया है मलेशिया। अब जरा मैप को देखेंगे, ये है अपना देश और इसके बाद यहाँ पर पड़ता है ये मलेशिया, ये वाला क्षेत्र इंडोनेशिया से जस्ट ऊपर। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार भारतीय वनस्पति तेल रिफाइनर्स और व्यापारियों का एक व्यापार निकाय भारत में मलेशिया का पाम ऑयल निर्यात वर्ष 2020-21 के पहले 7 महीनों में 238% बढ़कर 2.42 मिलियन टन हो गया। यह विपणन वर्ष 1 नवंबर से शुरू हुआ। इसी अवधि के दौरान भारत में इंडोनेशिया का पाम ऑयल शिपमेंट 32% गिरकर 20 लाख टन रह गया। पिछले साल इंडोनेशिया नंबर 1 पे रहा था, अब मलेशिया हो गया है। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स किस शहर में बनाया गया है? एशियाज लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स इज बिल्ट इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। केंद्रीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका उद्घाटन किया। लैम्बोर्गिनी से लेकर BMW, ऑडी, फेरारी और टेस्ला जैसी हाई स्पीड कारों की अधिकतम हाई स्पीड टेस्ट करने के लिए अब विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह एक विश्व स्तरीय 11.3 किलोमीटर का हाई स्पीड ट्रैक है जो एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक है। इसे 1000 एकड़ भूमि में विकसित किया गया है। वर्ष 2021 के जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किस भारतीय पत्रकार को सम्मानित किया गया है? विच इंडियन जर्नलिस्ट हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस फुकुओका ग्रैंड प्राइज ऑफ जापान फॉर द ईयर 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनका नाम है पी साईनाथ। भारत के वरिष्ठ पत्रकार और पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक संपादक पी साईनाथ का जन्म चेन्नई में हुआ था और वह द हिंदू अखबार के संपादक एवं राजनीतिक पत्रिका ब्लिट्ज के उप संपादक के रूप में कार्य कर चुके हैं। इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं। 1995 में पत्रकारिता के लिए यूरोपीय आयोग के लॉरेंजो नताली पुरस्कार, 2000 ईस्वी में एमनेस्टी इंटरनेशनल ग्लोबल ह्यूमन राइट्स जर्नलिस्ट पुरस्कार और 2007 में एशियाई पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान देने हेतु रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने भारत में गरीब और कृषि आधारित गांवों की रिपोर्टिंग की और ऐसे क्षेत्रों के निवासियों की जीवन शैली की वास्तविकता को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा में पिछले 3 वर्ष में रेबीज का एक भी मामला सामने नहीं आया है। रेबीज नियंत्रण का कार्य मिशन रेबीज परियोजना द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसे केंद्र सरकार के अनुदान के माध्यम से चलाया जा रहा है। राज्य में अब तक रेबीज के विरुद्ध 5 लाख से अधिक कुत्तों का टीकाकरण किया गया है और संपूर्ण गोवा में रेबीज की रोकथाम हेतु 1 लाख लोगों को शिक्षित किया गया है। ध्यान में रखिएगा, रेबीज एक RNA वायरस के कारण होता है जो किसी पागल जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि की लार में मौजूद होता है और भारत में रेबीज से प्रतिवर्ष अनुमानित 20,000 लोगों की मौत हो जाती है। किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी गई है? रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट हैज़ बीन अप्रूव्ड एज ए टाइगर रिजर्व? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। इसके साथ ही यह राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। यह अभयारण्य राजस्थान के बूंदी जिले में रामगढ़ गांव के निकट बूंदी शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पर बूंदी रेनवा रोड पर स्थित है। इसे वर्ष 1982 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसका क्षेत्रफल है लगभग 253 वर्ग किलोमीटर और 1017 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें भीलवाड़ा के 2 वन ब्लॉक, बूंदी का क्षेत्रीय वन ब्लॉक और इंदरगढ़ शामिल है, जो रणथंभौर के बफर जोन के अंतर्गत आता है और यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। तो 2 टाइगर रिजर्व तो बता दिया गया है राजस्थान का, एक तो यही रामगढ़ विषधारी, दूसरा रणथंभौर। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि राजस्थान के और 2 कौन से टाइगर रिजर्व हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अपडेट की गई सूची के अनुसार
भारत में किस राज्य में सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिले हैं? विच स्टेट हैज़ द मोस्ट नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया एज पर द लिस्ट अपडेटेड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। झारखंड में सर्वाधिक 16 जिले हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है छत्तीसगढ़ 14 जिले के साथ। उसके बाद बिहार और उड़ीसा में 10-10, तेलंगाना में 6, आंध्र प्रदेश में 5, केरल में 3, मध्य प्रदेश में भी 3, महाराष्ट्र में 2 और पश्चिम बंगाल में 1 जिले। केंद्रीय गृह मंत्रालय के वाम उग्रवाद विभाग ने देश के 11 राज्यों के 23 जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त बताया है। देश भर के 8 राज्यों के 25 जिले को अत्यधिक नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में रखा गया है। इसमें सर्वाधिक जिले झारखंड के ही 8 हैं। इसके बाद 7 जिले छत्तीसगढ़ के हैं। तो अभी वर्तमान में ये जो समीक्षा की गई है, इसके बाद नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या रह गई है 11 राज्यों में 70। पहली आईसीसी क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच से किसे सम्मानित किया गया है? Who was conferred with the player of the match in the finals of first ICC Cricket World Test Championship 2019-21? The right answer is option number C. काइल जेमिसन। न्यूजीलैंड के इस तेज गेंदबाज ने फाइनल में 61 रन देकर 7 विकेट लिए तथा पहली पारी में 21 रन भी बनाए। न्यूजीलैंड ने 23 जून को साउथहैम्पटन इंग्लैंड के रोज बाउल में खेले गए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही न्यूजीलैंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। भारत ने दूसरी पारी में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 139 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे इसने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के लिए कप्तान केन विलियमसन ने 89 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 52 रन बनाए। वहीं रॉस टेलर ने 100 गेंदों में 6 चौकों के साथ नाबाद 47 रनों की पारी खेली और भारत के पहले विश्व कप जीतने के सपने को चकनाचूर कर दिया। पहली आईसीसी क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21 प्रतियोगिता में सर्वाधिक विकेट किसने लिए? पूरे टूर्नामेंट की बात हो रही है जो 2 साल तक चला था। हु टुक द मोस्ट विकेट्स इन द फर्स्ट आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21 टूर्नामेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। भारत के ही रविचंद्रन अश्विन ने। भारत के स्पिनर आर अश्विन ने 14 मैच के 26 पारियों में 20.33 के औसत से सर्वाधिक 71 विकेट अपने नाम किए। इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लबुशगने ने बनाया, जिन्होंने 13 मैचों के 23 पारियों में 72.82 के औसत से सर्वाधिक 1675 रन बनाए। देखिए टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वर्ल्ड कप था टेस्ट मैच का। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस फाइनल प्रतियोगिता में टॉस किसने जीता था, न्यूजीलैंड ने या इंडिया ने, और पहले बल्लेबाजी किसने की थी। कौन सा ऐसा भारत का एकमात्र राज्य बन गया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां मौजूद है? विच हैज़ बिकम द ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर ऑल 3 स्पेसीज ऑफ क्रोकोडाइल आर प्रेजेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा की सतकोसिया टाइगर रिजर्व, जहां पर महानदी गुजरती है बीच में से, में घड़ियाल की एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति का प्राकृतिक निवास स्थान देखा गया है। इन 3 प्रजातियों में सरीसृप मीठे पानी के घड़ियाल, ये वाला, मगर क्रोकोडाइल और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल शामिल है। ये तीनों प्रजाति घड़ियाल गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियां हैं और उड़ीसा में इन्हें पहली बार 1975 में लाया गया था। यह पहली बार है जब उड़ीसा में इन प्रजातियों को प्राकृतिक रूप से देखा गया है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कर्नम मल्लेश्वरी। कर्नम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं। आपको कमेंट बॉक्स में यह भी लिखना है कि कर्नम मल्लेश्वरी ने किस वर्ष आयोजित ओलंपिक टूर्नामेंट में 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम भार उठाकर इतिहास रचा था और कांस्य पदक इन्होंने जीता था। दिल्ली विधानसभा ने वर्ष 2019 में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया था, जो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी समेत विभिन्न खेलों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल इस विश्वविद्यालय के चांसलर होंगे। 10 लाख रुपये तक के सॉफ्ट लोन प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दे दी है?
Which state government has approved the student credit card scheme to provide soft loans up to 10 lakh rupees? The right answer is option number D. पश्चिम बंगाल। ध्यान में रखिएगा कि बिहार में भी सिमिलर स्कीम चल रही है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 4 लाख रुपए तक का ही लोन का प्रोविज़न है, लेकिन यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। पश्चिम बंगाल में कम से कम 10 वर्ष बिताने वाला कोई भी छात्र इस योजना का लाभ उठा सकता है। यह ऋण भारत या विदेश में स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट अध्ययन के लिए उपलब्ध होगा। किस भारतीय महिला को सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन वुमन हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस ओपन सोसाइटी अवार्ड 2021 ऑफ सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, के शैलजा। ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है। यह पुरस्कार, जो कि बुडापेस्ट हंगरी में स्थित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी का सर्वोच्च सम्मान है, महामारी के दौरान इनके दृढ़ नेतृत्व और आम लोगों की जीवन रक्षा के लिए इनके द्वारा किए गए समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों को मान्यता प्रदान करता है। केरल में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कोविड-19 महामारी के दौरान के शैलजा ने दुनिया को दिखाया कि दृढ़ नेतृत्व, समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रभावी संचार जीवन बचा सकता है। 8 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन लागू होने के बाद इस समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश कौन बन गया है? विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू रेटिफाई द एग्रीमेंट आफ्टर द अमेंडमेंट टू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट दैट केम इनटू फोर्स ऑन 8 जनवरी 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। जरा मैप को समझिए, ये है नॉर्दर्न यूरोप, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलेगा डेनमार्क, इसके नीचे है जर्मनी, ऊपर में है स्वीडन और इधर नॉर्वे है, और 2 सागर को याद रखिएगा, ये है नॉर्थ सी और ये है बाल्टिक सी, तो दोनों के बीच में है ये डेनमार्क देश। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मुख्यतः सौर ऊर्जा संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। हालांकि संगठन के फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन के पश्चात जो संशोधन हुआ था, ये डेट भी याद रखिएगा, जनवरी 8, 2021 को, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसमें शामिल हो सकते हैं, चाहे वहाँ पर सूर्य की रोशनी अच्छे से आती हो या ना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सेलेंस सम्मान किस संगठन को मिला है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसीव्ड द रोल ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड फ्रॉम एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल फॉर क्वालिटी एयरपोर्ट सर्विसेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। यह पुरस्कार एशियाई कस्टमर एक्सपीरियंस ग्लोबल समिट के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा, जो 9 सितंबर 2021 को कनाडा में आयोजित किया जाएगा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने पिछले 10 वर्षों में 5 वर्षों के लिए कई पुरस्कार जीतकर लगातार ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता प्रदान की है। यह दुनिया भर के 6 हवाई अड्डों में से एक है जिसे 2021 में सम्मान प्राप्त होगा। यदि आपसे संगठन का नाम नहीं पूछ करके हवाई अड्डे का नाम पूछे तो आप आराम से कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे टिक लगा सकते हैं। निम्न में से किस देश की सीमा काला सागर से नहीं लगती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद ब्लैक सी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस। मैप का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ये है ब्लैक सी और ग्रीस की सीमा यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो कौन कौन से देश इससे लग रहे हैं आप मैप में अच्छे से एक बार एटलस में देख लीजिएगा। अटलांटिक महासागर का यह सीमांत समुद्र, जिसे युक्सिन सागर के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है। तो ब्लैक सागर से लगा हुआ कौन कौन सा देश है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रसिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की और जॉर्जिया। तो यही 6 देश हैं जो कि ब्लैक सागर के साथ सीमाएं बनाता है। न्यूज में क्यों है अभी? रूस ने आरोप लगाया है कि ब्रिटिश युद्धपोत ने काला सागर में उसकी क्षेत्रीय जल सीमा का उल्लंघन किया है, जबकि ब्रिटेन और दुनिया के अधिकांश देशों द्वारा इस क्षेत्र को यूक्रेन की सीमा के रूप में जाना जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच यूक्रेन के साथ पश्चिमी सहयोग का प्रदर्शन करते हुए यूक्रेन ने किस देश के साथ मिलकर काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज का आयोजन किया है? विद विच कंट्री डिड यूक्रेन ऑर्गेनाइज ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज सी ब्रिज
in the Black Sea, demonstrating Western cooperation with Ukraine amid strained ties between Russia and Ukraine. The right answer is option number C. अमेरिका के साथ यह अभ्यास ब्रिटिश रॉयल नेवी के HMS डिफेंडर के काला सागर में रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के पास से गुजरने के कुछ ही दिनों के बाद शुरू हुआ है। अभ्यास सी ब्रिज का आयोजन वर्ष 1997 से ही किया जा रहा है, जिसमें नाटो राज्य तथा काला सागर क्षेत्र में स्थित नाटो सहयोगी देश शामिल होते हैं। काला सागर क्षेत्र की अद्वितीय भौगोलिक अवस्थिति रूस को कई भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिक्स लाभ प्रदान करती है और इसीलिए रूस हमेशा इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। आदिवासी क्षेत्रों में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि विविधीकरण योजना 2021 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? इन विच स्टेट एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021 हैज़ बीन लॉन्च टू बेनिफिट फार्मर्स ऑफ ट्राइबल एरियाज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 का लॉन्च किया। इस योजना के माध्यम से राज्य के 14 आदिवासी जिलों के 1,26,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना के शुभारंभ का प्राथमिक उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में कृषि को और अधिक सतत तथा लाभदायक बनाना है। हुरून रिपोर्ट और एडेलगिव फाउंडेशन द्वारा तैयार शीर्ष 50 दानदाताओं की सूची में पिछली सदी में 102 अरब अमेरिकी डॉलर दान देकर दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी के रूप में कौन उभरे हैं? हु हैज़ एमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट बाय डोनेटिंग $102 बिलियन ओवर द लास्ट सेंचुरी इन द लिस्ट ऑफ टॉप 50 डोनर्स प्रिपेयर्ड बाय हुरून रिपोर्ट एंड एडेलगिव फाउंडेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भारत के जमशेद जी टाटा। यहाँ तस्वीर में देखिए आप, इन्होंने 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स कंपनी यानी टिस्को की स्थापना की, जिसे अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। जमशेद जी टाटा ने एयर इंडिया की भी स्थापना की थी। सूची में दूसरे नंबर पर बिल गेट्स और उनकी तलाकशुदा पत्नी मिलिंडा गेट्स हैं, जिन्होंने 74.6 अरब डॉलर का दान किया है। इस सूची में एकमात्र अन्य भारतीय विप्रो के अजीम प्रेमजी है, जिन्होंने 22 अरब अमेरिकी डॉलर दान दिए हैं। T20 विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इन विच कंट्री विल द T20 वर्ल्ड कप 2020 बी ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने 28 जून को कहा कि कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए T20 विश्व कप का आयोजन भारत की बजाय संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट इस साल अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि UAE में ही IPL 2021 के बचे हुए मैच भी खेले जाने हैं। इधर है तस्वीर में सौरव गांगुली BCCI के प्रेसिडेंट, और इस तरह आपको दिखेंगे BCCI के सचिव जय शाह, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। 3 गॉर्जियस बांध के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम किस देश द्वारा बनाए जाने की घोषणा की गई है? Which country has announced to build the second largest hydropower dam in the world after the 3 Gorges Dam? The right answer is option number A, चीन। यह जो इसकी ऊंचाई होने वाली है 289 मीटर यानी 948 फीट ये ऊंचा डैम रहने वाला है। इस डैम का नाम है बेहतन हाइड्रो पावर स्टेशन। यह जलविद्युत स्टेशन दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन और यूनान प्रांतों की सीमा पर यांगसी नदी के ऊपरी हिस्से और जिनसा नदी के नीचे की तरफ स्थित है। यह हाइड्रो पावर स्टेशन 16,000 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ बनाया गया है। तो नंबर 1 पे कौन सा है? 3 गॉर्जियस बांध है। ये भी चाइना में ही है। यह चीन के हुबेई प्रांत में यांगसी नदी पर बना हुआ है। यांगसी नदी दुनिया की 3rd सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, करीम खान। इन्हें 12 फरवरी को चुना गया था और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के तीसरे मुख्य अभियोजक के रूप में 16 जून 2021 को शपथ ली। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। ध्यान रखिएगा इस आपराधिक न्यायालय का। 51 वर्षीय ब्रिटिश वकील करीम अहमद खान ने गाम्बिया के फतो बेंसोदा का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल 15 जून 2021 को समाप्त हो गया। और इनका कार्यकाल यानी करीम खान का कार्यकाल
15 जून 2030 को समाप्त होगा। तो 9 साल का ये कार्यकाल रहने वाला है। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आप पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो जानकारी आपको दी ही गई है। इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की जा रही है। दोस्तों, इन पीडीएफ के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे। इससे आपका एग्जाम प्रिपरेशन काफ़ी आसान हो जाएगा, काफ़ी सारा समय आपको बचा कर ये देगा। आइए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को किस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने 15 महीने जेल की सजा सुनाई है? विच कंट्रीज सुप्रीम कोर्ट हैज सेंटेंस्ड 15 months in prison to former president Jacob Zuma who is facing a corruption investigation? The right answer is ऑप्शन नंबर डी। ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे जैकब जुमा। और मैप को भी ध्यान में रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका यहाँ है, इस तरफ साउथ अटलांटिक ओशन है, इस तरफ इंडियन ओशन है, और साथ साथ में कौन कौन से देश इसमें लग रहे हैं, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। तो इस देशों के साथ ये घिरा हुआ है और स्वाजीलैंड भी है। जैकब जुमा 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे थे। इसकी जांच कर रहे अदालत में जैकब जुमा पेश ही नहीं हुए थे। संवैधानिक अदालत की न्यायमूर्ति सिमी खाम्पेपो द्वारा इनको अदालत की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में यह सजा सुनाई गई है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।